2023 बोर्ड परीक्षा की इंटरमीडिएट कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र और उसका हल। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 में रसायन विज्ञान का पहला प्रश्न पत्र है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है। इसमें मैग्नीज डाई ऑक्साइड MnO2, TiO2, VO2, CrO2। इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें से पहला है मैग्नीज डाई ऑक्साइड, दूसरा है टाइटेनियम डाई ऑक्साइड, तीसरा है वैनेडियम डाई ऑक्साइड और चौथा है क्रोमियम डाई ऑक्साइड। जो राइट आंसर होगा वो लास्ट में क्रोमियम डाई ऑक्साइड। अब हम समझते हैं कि संक्रमण धातुएं किसे कहते हैं। देखिए, संक्रमण धातु वे तत्व होते हैं जिनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, मतलब पूरी तरह भरे नहीं होते हैं, या अधूरा भरा होता है, उसे संक्रमण धातु कहते हैं। जैसे आयरन लोहा, Fe उसका संकेत होता है। लोहे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। यहाँ देख रहे हैं डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि डी में 5 कक्षक होते हैं, तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन पाँचों में भर दिए, फिर एक नीचे के दिखाए हैं जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 6, अर्थात अभी भी 4 जो कक्षक हैं वो अपूर्ण हैं। यहाँ आयरन के डी कोष क्या है? अपूर्ण हैं। अतः आयरन संक्रमण धातु संक्रमण तत्व कहलाएगा। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज का होता है परमाणु क्रमांक 25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। यहाँ देख रहे हैं कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 5 कक्षक है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं। इसका पांचों कक्षक अपूर्ण है और यस कक्षक तो पूर्ण है। यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी तरह टाइटेनियम है, टाइटेनियम को देख रहे हैं हम, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 22। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। इसमें भी डी में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि डी कक्षक अपूर्ण है। इसी तरह वैनेडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2। गिनेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 3 21 2 23। इसमें भी डी कक्षक जो हैं अपूर्ण है, पूरी तरह भरे नहीं हैं। क्रोमियम जिसका होता है 24, इसमें भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अपूर्ण है। और यस कक्षक भी क्या है? आपका अपूर्ण है। यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, प्लस हाफ माइनस हाफ। अब इसमें देख रहे हैं डी कक्षक भी अपूर्ण है और यस कक्षक भी अपूर्ण है। इस प्रकार लौह चुंबकत्व गुण जो है, इसमें जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का क्रोमियम डाई ऑक्साइड। प्रश्न संख्या दूसरा है, पहले का ख, शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56, 5.556, 0.18, 0.018।
अब हम मोललता निकालेंगे कि कौन सा राइट आंसर है और मोललता होती क्या है। देखिए, शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। कितनी होती है? 55.56। अब इसकी हम मोलरता कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए, विलयन का आयतन यहाँ विलयन का शुद्ध जल की मोलरता होती है। अब इसमें जो इसका आंसर होगा पहला वाला 55.56, कैसे उसको देखते हैं। देखिए, विलयन का जो आयतन है 1 ml मिलीलीटर है, और हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर हो जाएगा। जल का घनत्व तो आप जानते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर होता है। विलेय का भार आपको 1 ग्राम दिया है, और विलेय का अणु भार मतलब जल जो है विलेय है। विलेय वो पदार्थ होते हैं जो विलायक को घोलते हैं। जैसे चीनी विलायक है, पानी विलेय है, दोनों का शरबत क्या है? विलयन है। तो हमको विलेय कह रहा है जल का, तो जल का सूत्र होता है H2O। एक हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1, यहाँ 2 है तो 2 1 कम 2, अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। इसलिए जल का जो अणु भार होगा अर्थात विलेय का अणु भार 18। अब हम मोलरता निकालते हैं, उसे कैपिटल M से लिखते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय का भार, कितना दिया है? 1 ग्राम, बटे विलेय का अणु भार कितना दिया है? 18 निकाले हैं। आयतन कितना दिया है? 1/1000 लीटर में, 1/1000 लीटर। जब इसको हम हल करेंगे, m बराबर 18, 1/18 गुणते 1/1000 लीटर। अब 1000 चला जाएगा ऊपर, 18 नीचे। जब भाग देंगे तो आएगा 55.500/9, 9 5 45, 9 5 45, फिर 9 5 45, फिर 9, मतलब बार बार 5 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 55.5, लास्ट में इसको 1 अंक बढ़ाकर 6, अर्थात मोलरता बराबर हो जाएगा 55.56 या 55.56। और ऑप्शन में देख रहे हैं कि यही दिया है कि पहला ऑप्शन 55.56। इस प्रकार हमारा शुद्ध जल की मोलरता हम निकाल लिए। कितना आया? 55.56 या 55.56, ये राइट आंसर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है CuSO4, जिसे कहते हैं कापर सल्फेट, को एल्युमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि कापर उपचयित हो जाता है, Cu2 प्लस अपचयित हो जाता है, या एल्युमिनियम अपचयित हो जाता है, या CuSO4 का विघटन हो जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा, एल्युमिनियम अपचयित हो जाता है। अब देखेंगे इसको हम थोड़ा सा विस्तार से। अब हम जानेंगे कि लौह चुंबकत्व पदार्थ किसे कहते हैं, या लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जिसे अस्थायी रूप से चुंबकित किया जा सकता है, उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पूरी तरह भरे न हो। एग्जाम्पल है इसका FeCO, NiCrO2 या Fe3O4। ये सब पदार्थ क्या हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। अब कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन बहुत तीव्र एवं प्रबल होता है। पहला, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन बहुत तीव्र प्रबल होता है। दूसरा है, लौह चुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय परमाणु या आयन एक दूसरे से अधिक निकट होते हैं। क्या होते हैं? निकट होते हैं। इस प्रकार हम
लौह चुंबकी, तो इसमें राइट आंसर होगा एल्युमिनियम अपचयित हो जाता है। कैसे? एल्युमिनियम धातु जो है बहुत ही सक्रिय धातु होती है। क्या होती है? बहुत ही एक सक्रिय धातु होती है और साथ ही साथ बहुत क्रियाशील होती है। क्या होती है? क्रियाशील, एक्टिव होती है। जैसे इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं समीकरण से, देख रहे हैं कि 2Al प्लस 3CuSO4। अब देखिए यहाँ एल्युमिनियम क्या कर रही है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दे रही है, विस्थापित कर दे रही है। 3Cu प्लस Al2SO4 थ्राइस। यहाँ लेफ्ट साइड में अर्थात अभिकारक की तरफ एल्युमिनियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है, जबकि Al2SO4 थ्राइस में एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 3 है। अब एल्युमिनियम जो कॉपर सल्फेट से क्रिया करके कॉपर को हटा देता है और एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है। ठीक। अब यहाँ बाएं तरफ एल्युमिनियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह कितना है? 0 है, जबकि दाएं तरफ उत्पाद की तरफ एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3 है। अब हम अतः एल्युमिनियम यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो एल्युमिनियम यहाँ ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत हो जाता है, अर्थात एल्युमिनियम क्या होता है? अपचयित हो जाता है। भाई ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एल्युमिनियम का यहाँ क्या है? ऑक्सीकरण, अर्थात अपचयित हो रहा है। अतः जो राइट आंसर होगा इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तीसरा में दे रहा है कि एल्युमिनियम अपचयित हो जा रहा है, इसलिए कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम के बोतल में नहीं रखा जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है। क्या है? 4 मिनट है। तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी? अब देखिए यहाँ प्रथम कोट की अभिक्रिया है, अर्ध समय कितना है? 4 मिनट। तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूरी हो जाएगी? अभिक्रिया प्रथम कोट की है और उसका अर्ध आयुकाल कितना है? 4 मिनट। इसमें हम चलें इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया और अर्ध समय दिया है, कह रहा है कि 99.9% अभिक्रिया के लिए कितना समय में पूरी हो जाएगी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु होता है टी हाफ बराबर 0.693/K। अब यहाँ K क्या है? वेग स्थिरांक है। अब त्रिया गुणा करेंगे, टी हाफ इंटू के बराबर हो जाएगा 0.693। अब हमको के का मान निकालना है तो के बराबर हो जाएगा 0.693 बटे टी हाफ, और टी हाफ का मान दिया है कितना? 4 मिनट दिया है। तो यहाँ हम 4 मिनट रखेंगे और 4 मिनट रखने के बाद इसको हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.17325 प्रति मिनट। के का मान निकल जाएगा। अब जब के का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे? प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक के लिए एक सूत्र होता है 2.303/T log A/A-x। अब के बराबर 0.303 बटे टी log A का मान है 100 मान रहे हैं, A 100 और x का मान रहे हैं 99.9%। पूछ रहा है
तो हम मान रहे हैं कि 100% अभिक्रिया में 99.9 अभिक्रिया, तो ए का जो वैल्यू है 100% और यक्स की वैल्यू जो दिया है 99.9%। अब मान रखेंगे, मान रखने के बाद 100/1 आ जाएगा, अर्थात 100 आ जाएगा। इस प्रकार 100 में नीचे देख रहे हैं दशमलव, एक अंक पर दशमलव है तो ऊपर 10 का गुणा, 10 का नीचे कर दिए, तो 100 दहा में ये हो गया 1000, नीचे हो गया 1.1 में दशमलव का गुणा कर, दशमलव 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का भाग देंगे 1000 में तो 1000 आएगा। इस प्रकार के बराबर 2.303/t log 1000। अब हम log 1000 को लिख सकते हैं, इसका मान 3 होता है, या log 10⁻³ या 3 log 10⁻10 बराबर इसका मान आ जाएगा 3। तो के बराबर आ गया 2.303t log 10⁻3। 10 दहा में 100, दहा में 1000। 1000 को हम तोड़ेंगे 10 गुणते 10 गुणते 10, अर्थात लिख सकते हैं 10⁻3। जब log 10⁻3 हो जाएगा तो 3 आगे आ जाए, 3 आगे आ जाएगा, 3 log 10⁻10 और 3 log 10⁻10 बराबर होता है 1। तो या तो डायरेक्ट लिख दें कि log 1000 का मान 3 होता है, तो ये आ गया log 2.303/t × 3। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हम समीकरण 1 में आया है के का बराबर 0.17325 प्रति मिनट और के बराबर आया है समीकरण नंबर 2 में 2.303/t × 3। अब दोनों पक्ष समीकरण 1 था 2 से हम के का मान समीकरण 1 से रखेंगे, तो 0.17325 बराबर 0.303 × 3/t। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, 0.17325t बराबर 2.303 × 3। अब t बराबर हो जाएगा 2.303 × 3/0.1725। इस प्रकार जब हल करेंगे, ऊपर देख रहे हैं कि 3 अंक पर दशमलव है 2.303 में बाएं से, और इस दशमलव को ख़त्म कर देंगे, नीचे भी हम दशमलव को 3 अंक इधर ले जाएंगे तो यह 173.25। अब इसको हल करेंगे, दशमलव नीचे है 173.25, तो नीचे 100 का गुणा कर देंगे 100 का ऊपर, तो इस प्रकार गुणा करने पर आ जाएगा 690 900/1735। इस प्रकार टी का मान आ गया 29.87, जो लगभग नियर अबाउट कितना है 40 मिनट। तो हमारा राइट आंसर आ गया 40 मिनट। घ का इसका द सही है 40 मिनट, क्योंकि इसमें 38 नहीं दिया है तो इसको हम लगभग 40 दिया है, तो 40 मिनट इसको हम मान लेंगे। जो हमारा उत्तर है घ का डी वाला सही होगा, 40 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न यौगिक में कौन सा यौगिक टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा C6H5NHOH। अब इसको हम देखते हैं विस्तार से। देख रहे हैं प्रश्न में, निम्न यौगिक में से कौन सा यौगिक टोलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है। पहला दिया है C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, दूसरा दिया है 6CH5NO नाइट्रस बेंजीन, और थर्ड दिया है 66H5NH2 फेनिल एमीन, और चौथा दिया है C6H5NHOH फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन। अब इसमें से जो राइट आंसर होगा फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन, यही टोलन अभिकर्मक को क्या करता है, अपचयित कर देता है। अब यहाँ टोलन अभिकर्मक है, देखिए किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन सलूशन होना चाहिए, विलयन को टालिन अभिकर्मक कहते हैं। AgNH3 ट्वाइस OH। टालिन अभिकर्मक एल्डिहाइड CHO तथा COOH कार्बोक्जिलिक अम्ल के साथ अपचयित होकर सिल्वर का काला अवक्षेप या रजत दर्पण देता है।
जैसे हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं समीकरण C6H5CHO ये एल्डिहाइड है, प्लस 2AgNO NH3 ट्वाइस OH थी। ये कह रहा है कि जो टालिन अभिकर्मक है वो एल्डिहाइड के साथ या कार्बोक्जिलिक अम्ल COOH के साथ अपचयित होकर सिल्वर का काला अवक्षेप या रजत दर्पण देता है। तो एक बार हम देखेंगे एल्डिहाइड के साथ, एक बार देखेंगे COOH के साथ। एल्डिहाइड में हम ले रहे हैं C6H5CHO प्लस 2AgNH3 ट्वाइस OH, मतलब टालिन अभिकर्मक ले रहे हैं। तो इसमें से देख रहे हैं कि C6H5COOH प्लस 2Ag सिल्वर का, यहाँ चांदी का, यहाँ काला अवक्षेप या रजत दर्पण अवक्षेप को हम नीचे तीर से दिखाते हैं, प्लस 4NH3 अमोनिया गैस निकल रही है, प्लस H2O। यदि हम टालिन अभिकर्मक को हम COOH कार्बोक्जिलिक ग्रुप से के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे HCOOH प्लस 2AgNH3 ट्वाइस OH, तो यहाँ भी सिल्वर का अवक्षेप मिलता है। अवक्षेप को हम नीचे तीर से दिखा रहे हैं, 2Ag प्लस 4NH3 गैस है, गैस को हम ऊपर तीर दिखाते हैं, 4NH3 अमोनिया प्लस 2H2O प्लस CO2 को तीर से ऊपर दिखाए हैं। गैस को हम ऊपर दिखाते हैं तीर से और छेप को हम नीचे दिखाते हैं। इस प्रकार अगर हम जो हमारा ऑप्शन है कि इसमें से कौन अपचयित करेगा टोलन अभिकर्मक को, तो लास्ट वाला ऑप्शन है C6H5NHOH। अब उसको लेते हैं C6H5NHOH प्लस 2AgNH3 ट्वाइस OH। यहाँ भी देख रहे हैं कि C6H5NHO फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन को यह क्या कर रहा है, अपचयित करके सिल्वर का काला अवक्षेप दे रहा है। बन रहा है C6H5NO प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2O। इस प्रकार हमारा जो सही आंसर होगा वह फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन अर्थात C6H5NHOH को, यही हमारे ऑप्शन में लास्ट वाला ऑप्शन दिया है। यही जो टालिन अभिकर्मक को अपचयित करके क्या कर रहा है, सिल्वर का अवक्षेप दे रहा है या अपचयित कर रहा है। इसमें से केवल लास्ट वाला फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन, जो कि अभी आप समीकरण से देख रहे हैं कि टालिन अभिकर्मक का सूत्र आप देख ही लिए हैं कि सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को ही हम टालिन अभिकर्मक कहते हैं, जिसका सूत्र है AgNH3 ट्वाइस OH। और इसके साथ क्रिया भी देख रहे हैं कि यही क्रिया करके फेनिल हाइड्रॉक्सिल अमीन सिल्वर को अपचयित कर दे रहा है। C6H5NHOH फेनिल हाइड्रॉक्सिल अमीन, यहाँ हम ले रहे हैं टालिन अभिकर्मक AgNH3 ट्वाइस OH 2 टाइम ले रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि सिल्वर को इसमें से बाहर कर दे रहा है, उसका अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। C6H5NO प्लस 2Ag सिल्वर का अवक्षेप है, उसको हम नीचे तीर से दिखा रहे हैं, प्लस अमोनिया प्लस H2O, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। स्टार्च के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज की फ्रुक्टोज की सुक्रोज की माल्टोज। अब स्टार्च क्या होता है और इसका जल अपघटन कैसे होता है और क्या बनता है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। स्टार्च का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होते हैं, सुक्रोज क्या होते हैं, माल्टोज क्या होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कि स्टार्च का जो सूत्र होता है वह C6H10O5 होता है, C6H10O5 ये स्टार्च का सूत्र होता है। करा स्टार्च के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6 C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी वही अणुसूत्र होता है C6H12O6।
लेकिन इनके जो इस संरचना सूत्र होते हैं अलग अलग होते हैं। अणु सूत्र तो ग्लूकोज का भी वही है C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी अणु सूत्र वही है, लेकिन इनके जो संरचना सूत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अभी आपको हम आगे बता रहे हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है सुक्रोज C12H22O11। माल्टोस, इसका भी सेम सूत्र है C12H22O11, लेकिन इसके भी संरचना सूत्र में अंतर है। अब इसमें स्टार्च का जो जल अपघटन करते हैं तो उससे क्या बनता है, चलिए समीकरण से देखते हैं। देखिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अणु सूत्र आपको देखने में एकदम सेम लग रहे हैं, परंतु संरचना सूत्र जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है। ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड CHO समूह होता है, जबकि फ्रुक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, कीटोन। यही अंतर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, लेकिन उनका अणु सूत्र यहाँ देखने से लग रहा है कि एक ही हो रहा है, एक ही है, क्योंकि ग्लूकोज का भी अणु सूत्र है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी है C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। एल्डिहाइड किसको कहते हैं, जिसमें लास्ट में ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। जैसे हम कह दें कि CH3CHO, C2H5CHO, C6H5CHO, लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप है क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान है CHO। और कीटोन क्या है, कीटोन की पहचान है CO ग्रुप होना चाहिए, CO, जैसे CH3CO CH3 या C2H5, दोनों तरफ C2H5, इधर भी C2H5, बीच में CO, तो उसे क्या कहेंगे, कीटोन। अब इसको देखते हैं आगे रिएक्शन से। हमने स्टार्च लिया जिसका सूत्र अभी आपको बताए थे C6H10O5। हमने जल से क्रिया कराया, कह रहा है स्टार्च का जल अपघटन, तो जब जल से क्रिया कराएंगे तो ये C6H जो 10 है, हाइड्रोजन के 2 इसमें जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा C6H12, और एक जल का ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा तो हो जाएगा C6H12O6। क्या बना रहा है, ग्लूकोज। क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज राइट आंसर। इस प्रकार अब इसका हम देखते हैं स्टार्च का जो संरचना सूत्र क्या है, अणु सूत्र क्या है, C6H10O5। तो कार्बन की संख्या 6 है, हमने यहाँ 6 लिया। कार्बन देखिए ऊपर से देख रहे हैं 6 कार्बन हमने ले लिया। हाइड्रोजन कितना लेना है, 10। ऑक्सीजन कितना लेना है, 5। तो एक कार्बन को ऊपर हम O से जोड़े हैं, डबल बॉन्ड, बगल में HH, फिर HOH, OHH, HOH, HOH, और लास्ट में CHOH। ये देख रहे हैं स्टार्च का संरचना सूत्र है। यहाँ हम गिनेंगे ध्यान से तो कार्बन की संख्या कितनी है, 6। देख रहे हैं कार्बन की संख्या ऊपर से 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन कितना है, 10। 2 ऊपर वाले में बगल 2, 2 नीचे 4, 2 6, 2 8, 2 10, कितना है, 10। अब कह रहा है कि O5 ऑक्सीजन को मिलाएं तो ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 5। इस प्रकार हम स्टार्च का अणु सूत्र यह स्टार्च का संरचना सूत्र नहीं है, सॉरी, यह ग्लूकोज का संरचना सूत्र हम बनाए हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 6C H12, H देख रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12,
गलती से हमने स्टार्च बोल दिया था। यह ग्लूकोज का संरचना सूत्र है। इसको आप ध्यान से देखिए। ग्लूकोज में कितना है? कार्बन की संख्या 6 है। ठीक, कितना है? 6 है। ये ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का आपको संरचना सूत्र दिखा रहे हैं। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, अणु सूत्र होता है, C6H12O6 होता है। फ्रुक्टोज का भी अणु सूत्र C6H12O6 होता है, लेकिन इसका जो संरचना सूत्र होता है अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि एल्डिहाइड जो समूह है ग्लूकोज में ऊपर दिखा रहा है CHO काले घेरे से, और इसको अगर गिनेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, हाइड्रोजन की 12, O6। जबकि फ्रुक्टोज में देख रहे हैं कि CO ग्रुप है। CO ग्रुप किसका है? कीटोन का। CO ग्रुप से एक CH2OH ऊपर जुड़ा है और एक CH2OH नीचे जुड़ा है, तो यह हो गया कीटोन। मतलब फ्रुक्टोज में जो है कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, जबकि एल्डिहाइड में, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, समूह होता है, लेकिन इनका अणु सूत्र जो होता है समान होता है, संरचना सूत्र अलग अलग होता है। नीचे आप देखेंगे तो ग्लूकोज में CHO है और फ्रुक्टोज में कीटोन है। C से एक ऊपर CH2OH जुड़ा है ऊपर वाला, और एक C से जुड़ा है नीचे वाला CH2OH, अर्थात कीटोन का क्या हो जाएगा? CH2OH CH2OH COO, कीटोन समूह होता है। यही अंतर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में संरचना सूत्र में। तो स्टार्च के जो जल अपघटन अभी हम दिखा रहे हैं समीकरण से, क्या बनता है? स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, स्टार्च के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज। प्रश्न संख्या दूसरा है, पावर एल्कोहल क्या होता है? इसका उपयोग क्या है? पावर एल्कोहल, क्या? पावर एल्कोहल। अब पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, इसका कहाँ उपयोग होता है, उसको जरा हम देखेंगे। ये पावर एल्कोहल जो होता है एक उत्कृष्ट ईंधन होता है। क्या होता है? ईंधन। जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, ये क्या है? ईंधन होता है। उसी प्रकार एक पावर एल्कोहल उसका नाम दिया होगा। कहीं पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो एक नॉर्मल लिखा होगा पेट्रोल, एक पावर एल। तो पावर एल्कोहल में क्या होता है? एक उत्कृष्ट ईंधन होता है। इसमें 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल, शराब का मिश्रण, एथनॉल क्या कहते हैं? मिश्रण, और बहुत कम मात्रा में बेंजीन मिला होता है। इसमें जो पावर एल्कोहल में उच्च ऑक्टेन संख्या होती है, क्या होती है? उच्च ऑक्टेन संख्या होती है। और पावर एल्कोहल में 80% आपका पेट्रोल होता है और 20% एथनॉल मिला होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हम आंतरिक दहन इंजन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आंतरिक दहन इंजन में। ठीक, यही पूछा है कि व्हाट इज पावर एल्कोहल और इसका यूजेज क्या है। तो आप बताएंगे कि पावर एल्कोहल जो है एक उत्कृष्ट ईंधन होता है। इसमें 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल होता है, और इसकी ऑक्टेन संख्या जो होती है उच्च ऑक्टेन संख्या होती है, और इसका उपयोग जो होता है आंतरिक दहन इंजन में किया जाता है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे दूसरे का ख, सिल्वर अर्थात चांदी तथा गोल्ड ने सोना को सिक्का धातुएं क्यों कहते हैं?
आप देखते हैं दीपावली के दिन लोग सोने और चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन धातुओं से हम क्या बनाते हैं? सिक्का। इसलिए इन्हें सिक्का धातुएं कहा जाता है। और भी धातुएं हैं जिनसे हम सिक्का बनाते हैं। सिल्वर से भी बनाते हैं, चांदी के भी सिक्के होते हैं, सोने के भी सिक्के होते हैं। इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए सिल्वर जो जिसका परमाणु क्रमांक होता है 47, Ag जिसका संकेत है चांदी का, तथा सोना जिसका एटॉमिक नंबर होता है 79, जिसे Au से लिखते हैं, सिक्का बनाने में उपयोग में आते हैं। इनसे सिक्का बनाया जाता है, इसलिए इन्हें सिक्का धातुएं कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, सिक्का धातुओं में कॉपर है, प्लेटिनियम है, भी है। इनमें सिक्का बनाए जाते हैं। यह सभी धातुएं डी ब्लॉक के तत्व हैं। किस ब्लॉक के? डी ब्लॉक के। अब डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोष में जाएं? डी ब्लॉक में जाएं। या डी ब्लॉक जिसमें डी ब्लॉक पूर्ण हो। जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 3d10, मतलब डी जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रख सकते हैं, और इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। सिल्वर का भी एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इसके भी डी कक्षक भरा हुआ है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार एयू में भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 5d10 देख रहे हैं। इसी प्रकार प्लेटिनियम में भी। ठीक, तो सिक्का धातुएं इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे सिक्का बनाया जाता है, इसलिए इन्हें सिक्का धातुएं कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH को 50 मिलीलीटर ml जल में घोला जाया। इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। कि बिलियन में 40 ग्राम क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। कितने मिलीलीटर में घोला जा रहा है? 50 मिलीलीटर में। किसमें घोल रहे हैं? जल में। तो नॉर्मलता तथा मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए नॉर्मलता जो होती है उसे हम n से डिनोट करते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलायक का आयतन लीटर में। अब विलेय का जो ग्राम तुल्यांक है उसको कैसे निकालेंगे? विलेय का भार निकालेंगे ग्राम में, बटे विलेय का तुल्यांकी भार। इसके बाद निकालने के बाद हम विलायक का जो आयतन दिया है लीटर में उसको बदलकर भाग दे देंगे। तो चलिए पहले विलेय का ग्राम तुल्यांक निकालें। विलेय क्या है? यहाँ सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलेय है। विलायक क्या है? जल। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय का भार। यहाँ दिया है विलेय सोडियम हाइड्रॉक्साइड का 40 ग्राम, बटे उसका तुल्यांकी भार निकालेंगे NaOH का। तो चलिए इसके बाद हम NaOH का जो अणु भार होता है, Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, अर्थात 40। तो विलेय का भार 40 और विलेय का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का अणु भार बटे संयोजी गुणांक। अणु भार कितना है? 40। संयोजी गुणांक कितना है? 1। कैसे हम जानेंगे? जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड को देख रहे हैं यहाँ, जब ता है तो Na प्लस OH माइनस, एक Na है और एक OH है, तो संयोजी गुणांक कितने हो जाएंगे? 1। तो 40/40/1, अर्थात 40 में 1 का भागा देंगे तो 40 आएगा, फिर 40 में 40 का भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात जो विलेय का ग्राम तुल्यांक है कितना आया? 1। अब हम इसमें नॉर्मलता में क्या निकालेंगे? ग्राम तुल्यांक।
ग्राम तुल्यांक आपका 1 आ गया। अब विलायक का आयतन है 50 मिलीलीटर। अब उसको हम 1000 से भाग दे देंगे। मिलीलीटर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को 1000 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है और 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, इसलिए 40 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर। अब नॉर्मलता बराबर हो जाएगा 1 बटे, यहाँ दिया है 50 मिलीलीटर, तो 50 बटे क्या हो जाएगा, 1000 काट देंगे तो हो जाएगा 1/20 लीटर। 20 चला जाएगा ऊपर, इसका उत्तर आ जाएगा 20 यन। तो नॉर्मलता कितनी आ गई, 20 यन, अर्थात 20 ग्राम तुल्य प्रति लीटर। नॉर्मलता की जो इकाई होती है ग्राम तुल्य प्रति लीटर। तो नॉर्मलता निकल गया। अब हम निकालेंगे मोलरता। मोलरता बराबर है m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणित विलयन का आयतन लीटर में। अब विलेय का भार 40 दिया है, अणु भार हम जानते हैं NaOH का 40। अब विलयन का आयतन है कितना, 50 मिलीलीटर। तो इसको हम लीटर में बदलने के लिए 50/1000, अर्थात 50 से काटेंगे 50 को एक बार, 1000 काटेंगे 20 बार, तो इसको लिखेंगे 1/20। और 20 चला जाएगा ऊपर, तो 40 गुणित 20/40, अर्थात मोलरता कितना आ जाएगा, 20 मोल प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन है CaCl2 AgCl क्रिस्टल में मिलाने पर साटकी दोष उत्पन्न होता है, व्याख्या कीजिए। अब साटकी दोष क्या होता है इसको हम जानेंगे। देखिए साटकी दोष यहाँ कह रहा है कि CaCl2 AgCl क्रिस्टल में मिलाने पर साटकी दोष उत्पन्न करता है, व्याख्या कीजिए। देखिए साटकी दोष का मतलब है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साटकी डिफेक्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ आप देख रहे हैं बीच बीच में एक चित्र है A+B- A+B-, कहीं कहीं खाली स्थान है। तो साटकी एक दोष जो होता है एक प्रकार का पॉइंट दोष होता है। जब किसी क्रिस्टल में विपरीत आवेशित आयन विद्युत तटस्थता बनाए रखने के लिए अपनी जगहों को छोड़ देता है, तो जिससे रिक्तियों का मतलब खाली स्थान का निर्माण होता है। देखिए देखिए खाली स्थान आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं गोला से। एक खाली स्थान आपको देख रहे हैं, वहाँ होना चाहिए B- ऊपर, A+ के नीचे वहाँ खाली स्थान है। नीचे खाली स्थान तीसरे लाइन में है, चौथे लाइन में 2 खाली स्थान है। B- के बाद A+ आना चाहिए, लेकिन वहाँ है खाली स्थान। तो इन्हीं खाली स्थानों को, इन्हीं रिक्त स्थान को हम साटकी दोष कहते हैं। तो साटकी दोष क्या हुआ, एक प्रकार का पॉइंट दोष हुआ। जब किसी क्रिस्टल में विपरीत आवेशित आयन विद्युत तटस्थता बनाए रखने के लिए अपनी जगहों को छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ खाली स्थान हो जाता है, निर्माण होता है, इसी रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, साटकी दोष। साटकी दोष की खोज जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक साटकी, जिसका पूरा नाम था वाल्टर साटकी ने की थी। इसकी कारण 1936 में रॉयल सोसाइटी ने इन्हें ह्यूजेस पदक से सम्मानित किया था। वह दोष जो क्रिस्टल जालक में धन आयन तथा ऋण आयन के समान संख्या में अपने स्थान से, मतलब संख्या समान होनी चाहिए धन आयन ऋण आयन में के समान, क्रिस्टल जालक में धन आयन तथा ऋण आयन की समान संख्या में अपने स्थान से, जैसे जितना धन आयन हटे उतना ऋण आयन वहाँ से संख्या में समान रहे, अपने स्थान से गायब हो जाने के कारण रिक्त स्थानों के कारण होता है।
उस दोष को हम क्या कहते हैं? साटकी दोष। फिर से इसको समझते हैं। क्रिस्टल जालक में, जैसे आपको अभी क्रिस्टल जालक दिखाए, उसमें धन आयन तथा ऋण आयन की समान संख्या में अपने स्थान से गायब हो जाने या हट जाने के कारण जो खाली स्थान, रिक्त स्थान बचता है, होता है, उसे हम कहते हैं साटकी दोष। अब देख रहे हैं यहाँ एक क्रिस्टल जालक हम बना रहे हैं। नीचे देख रहे हैं क्रिस्टल जालक प्लस माइनस। यहाँ बीच में देख रहे हैं कि खाली स्थान, दूसरे लाइन में खाली स्थान है और लास्ट में भी खाली स्थान है। इसी को हम साटकी दोष कहते हैं। साटकी दोष में धन आयन तथा ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से लुप्त होते हैं। क्या होते हैं? जो क्रिस्टल होता है उससे साटकी दोष में धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में क्रिस्टल से गायब होते हैं। क्या कहते हैं? गायब होते हैं क्रिस्टल जालक में से। दूसरा है साटकी दोष आयनिक क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल? आयनिक क्रिस्टल, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, CsCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं साटकी दोष? आयनिक क्रिस्टल, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, इन्हीं में पाए जाते हैं साटकी दोष। तो साटकी दोष हम क्लियर हो गया। और साटकी दोष किसमें पाए जाते हैं ये भी क्लियर हो गया। अगर पूछ दिया कि साटकी दोष किसमें पाया जाता है, ऑप्शन दे दिया सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो इसमें से सोडियम क्लोराइड सही आंसर होगा, सीजियम होगा, पोटेशियम होगा, KBr सही आंसर होगा इसका। तो साटकी दोष किसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं? आयनिक क्रिस्टल में, वो भी सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। साटकी दोष जो होता है एक प्रकार का बिंदु दोष है। कौन सा है? बिंदु दोष होता है। साटकी दोष क्या होता है? एक प्रकार का बिंदु दोष। ये क्रिस्टल जालक में देख रहे हैं जो खाली स्थान है, तो एक प्रकार का क्या है? बिंदु दोष होता है। अब हम जानेंगे कि साटकी दोष के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। तो साटकी दोष के लिए देखिए, पहला शर्त है कंडीशन ऑफ साटकी डिफेक्ट। साटकी दोष के लिए धन आयन जैसे सोडियम प्लस, ऋण आयन Cl माइनस का साइज लगभग बराबर होना चाहिए। दूसरा है साटकी दोष के लिए यौगिक जो है उच्च आयनिक यौगिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्च आयनिक यौगिक। तीसरा है साटकी दोष वाले यौगिक में आयनिक लक्षण बहुत अधिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आयनिक लक्षण बहुत अधिक होने चाहिए। चौथा है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं समन्वय संख्या उच्च हो। जैसे Al+3 की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगी? 4। किसमें? AlCl4 माइनस में। AlCl4 माइनस में जो ऋण आयन है उसमें एल्युमिनियम+3 की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? 4। जबकि AlF6 में एल्युमिनियम+3 की कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या कितनी होगी? 6 है। तो कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। अब प्रभाव क्या होता है? साटकी दोष में समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं, अतः क्रिस्टल की उदासीनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो साटकी दोष होता है उसमें समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं, अतः क्रिस्टल की जो उदासीनता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला है साटकी दोष में धन आयन तथा ऋण आयन के समान संख्या में बाहर निकलने के कारण जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो घट जाता है।
क्या होता है, घट जाता है। साटकी दोष के कारण क्रिस्टल सुचालक हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिस्टल जो सुचालक हो जाता है। AgCl का जो क्रिस्टल होता है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो Ag प्लस Cl माइनस, जबकि CaCl2 को देखेंगे Ca प्लस 2 और एक Cl का होता है माइनस, लेकिन यहाँ Cl2 है इसलिए -2। सिल्वर क्लोराइड के जालक में CaCl2 को प्रवाहित कराते हैं तो Ca प्लस 2 के आयन को प्रवेश कराने के लिए इनमें से अर्थात AgCl के जालक में से 2 धनायन को बाहर निकलना पड़ेगा, जिससे कि AgCl का जालक उदासीन बना रहे। AgCl के जालक में Ca का एक आयन प्रवेश कर गया है, लेकिन एक स्थान अभी खाली है, अर्थात Ag प्लस का एक स्थान खाली हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं साटकी दोष। अगला प्रश्न है तीसरे का क। 3 ग्राम यूरिया का क्या सूत्र होता है, NH2CO को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है 0.52 kg मोल इनवर्स। अब इसको हम हल कर देखिए, क्वथनांक उन्नयन हमको निकालना है। तो क्वथनांक उन्नयन बराबर होता है मोललता गुणित मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब क्वथनांक उन्नयन मोललता क्या है, मोललता बराबर होता है विलेय का भार गुणित 1000 बटे विलेय का अणु भार गुणित विलायक का भार। अब विलेय का भार आपको दिया गया है 3 ग्राम यूरिया को, तो 3 गुणित 1000 बटे विलेय का अणु भार, यूरिया का जो अणु भार निकालेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा, 60, क्योंकि NH2CO NH2 का हम निकालेंगे। N का होता है 14, H का 1, C का 12, O का 16। अगर हम निकालेंगे यूरिया का अणु भार तो 60 आएगा और विलायक का भार दिया है 100। इस प्रकार हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2 अर्थात 0.5 m, 0.5 m। अब क्वथनांक उन्नयन बराबर होता है मोललता गुणित मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोललता आपको कितनी है, 0.5, और मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है, 0.52। जब गुणा करेंगे तो क्वथनांक उन्नयन को हम TB से प्रदर्शित करते हैं। यह आ जाएगा 0.260 या 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है संक्षिप्त टिप्पणी लिखे स्व उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण किसे कहते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं, इसको हम देखेंगे। इस पर हमको टिप्पणी लिखना है, किस पर, स्व उत्प्रेरण पर और ऋणात्मक उत्प्रेरण पर। देखिए, स्व उत्प्रेरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद ही प्रेरक का जब कार्य करने लगता है। क्या, एक तरफ होता है अभिकारक और एक होता है उत्पादक। जैसे हम H2 + Cl2 2HCl, तो H2 और Cl2 क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, और 2HCl क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद मतलब प्रोडक्ट ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझें कि एक हम ले रहे हैं एथिल एस्टेट
CH3COO C2H5 और उसको जल से क्रिया करा रहे हैं तो CH3COO एस्टिक अम्ल बनता है प्लस C2H5 एथिल एल्कोहल बनता है। यहाँ CH3COOH उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। कितना? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। अतः CH3COOH को स्व उत्प्रेरण कहेंगे। उत्प्रेरण स्व उत्प्रेरण का मतलब है कि रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद यहाँ क्या बन रहा है? उत्पाद यहाँ CH3COOH बन रहा है और C2H5OH उत्पाद है। अभिकारक क्या है? CH3COOC2H5 प्लस H2। यह अभिकारक है या रिएक्टेंट अंग्रेजी में कहते हैं। और उत्पाद को क्या कहते हैं? तीर के इधर इस साइड में उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में जब उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तब उससे स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ एस्टिक अम्ल जिसे सिरका भी कहते हैं यहाँ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है अतः हम CH3COOH को स्व उत्प्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्व उत्प्रेरण कहेंगे। अब चलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण की तरफ। देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरण किसे कहेंगे? शब्द से है ऋणात्मक। मतलब ऋणात्मक का मतलब जैसे हम कह दें कि 5 में से 4 को ऋण कर दिए अर्थात घटा दिए, घटाना। अर्थात वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को, गति को, वेग को घटा देता है तब उसे हम कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋण माने होता है घटाना और उस प्रक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जो घटाता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक और इस प्रक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अब इसमें हम ग्लिसरॉल डालते हैं तो यह टूट जाता है H2O प्लस O2। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस O2। इसमें हम डाल रहे हैं C2H5OH तो हो जाएगा 2COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड प्लस 2HCl। ठीक। या इसको CHCl3 कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक। तो ये एग्जाम्पल था आपका ऋणात्मक उत्प्रेरण का। प्रश्न है कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। कोलाइडी विलयन का। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण जो होती है वह अपोहन विधि से होता है। एक अपोहन झिल्ली होती है। अब कोलाइडी विलयन को शुद्धिकरण की विधि का हम सचित्र वर्णन देखेंगे। देख रहे हैं यहाँ कोलाइडी विलयन की शुद्धिकरण की विधि है जिसे अपोहन विधि कहते हैं। सबसे ऊपर हम अशुद्ध कोलाइडी विलयन एक अपोहक झिल्ली में हम डालेंगे। देख रहे हैं एक अपोहक झिल्ली है और एक हम बहुत बड़ा बीकर लेंगे जिसमें से जल को प्रवेश कराएंगे। यह जल जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन अपोहक झिल्ली से बाहर लेकर आएगा। जो अपोहक झिल्ली देख रहे हैं चित्र में, इसमें से जल और कोलाइड बाहर निकल जाएगा। ठीक। चित्र में आप देख रहे हैं अपोहक झिल्ली जो होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में से विलेय पदार्थों की अशुद्धि को अलग करना अपोहन कहलाता है। कोलाइडी विलयन में से विलेय पदार्थ की अशुद्धि को, जो विलेय पदार्थ की अशुद्धि है उसको बाहर निकालना, इसी को बोलते हैं अपोहन। अपोहन विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। यह विधि बहुत मंद गति से होती है। इस विधि में अपोहन झिल्ली या पार्चमेंट झिल्ली का उपयोग करते हैं।
हम पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर सेलोफोन झिल्ली या सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट की झिल्ली का भी उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न है, कोलराउस नियम को परिभाषित कीजिए। इस नियम के दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए अनुप्रयोग लिखिए। अब हम पढ़ेंगे कोलराउस लॉ और दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए इसका अनुप्रयोग। देखिए, कोलराउस नियम क्या है। इस नियम को जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रेडरिच विल्हेम गॉर्ग कोलराउस ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट का अनंत तनुता पर पूर्ण वियोजन माना जा सकता है तथा विलयन की चालकता विद्युत अपघट्यों के आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। देख रहे हैं यहाँ लेमडा 0m बराबर लेमडा m प्लस लेमडा m माइनस। देख रहे हैं ना, आयनों की चालकता के योग के बराबर होता है। किसी विलयन की चालकता विद्युत अपघट्ट के आयन धनायन और ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होती है। अब कह रहा है कि इसका उपयोग बताइए। अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है वियोजन की मात्रा की गणना में। दूसरा उपयोग है मोलर चालकता की गणना में। तीसरा उपयोग है कमजोर या दुर्बल विद्युत अपघट्ट के पृथक्करण विधि की डिग्री का निर्धारण करने में। चौथा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना में। और अगला है कम घुलनशील नमक की घुलनशीलता का निर्धारण करने में। अगला है जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण करने में। तो इस प्रकार हम कोलराउस नियम जाने कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट का अनंत तनुता पर पूर्ण वियोजन माना जा सकता है तथा विलयन की जो चालकता होती है वो विद्युत अपघट्ट के आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। इसी को हम बोलते हैं कोलराउस नियम। इस नियम को जर्मनी के वैज्ञानिक ने कोलराउस ने दिया था, इसलिए इस नियम का नाम पड़ गया कोलराउस का नियम। अगला प्रश्न है चौथे का क, लेंथेनाइट क्या है, इसके नाम लिखिए। देखिए, लेंथेनाइट जो होती है तत्वों की एक श्रेणी होती है जिसमें वे तत्व आते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसे लेंथेनाइट कहा जाता है। आवर्त सारणी में आप देखे होंगे जो छठवें आवर्त के तत्व हैं उनको लेंथेनाइट कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 14। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। लेंथेनाइट क्या है, इसके नाम लिखिए। लेंथेनाइट तत्वों की एक श्रेणी होती है आवर्त सारणी में जिसमें वे तत्व आते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें लेंथेनाइट कहा जाता है। आवर्त सारणी के छठवें आवर्त के तत्व लेंथेनाइट कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 14। जैसे देखते हैं, पहला होता है सीरियम जिसे लिखते हैं संकेत सी से, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 58। दूसरा होता है प्रेजियोडेनियम जिसे हम लिखते हैं Pr से, जिसका परमाणु क्रमांक 59। तीसरा है नियोडीनियम जिसका संकेत है Nd, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 60। अगला है प्रोमिथियम Pm जिसका परमाणु क्रमांक होता है 61। अगला है समेरियम यसियम 62, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम Gd 64, टर्बियम Tb 65, डिस्प्रोसियम 66 Dy, होल्मियम Ho 67, अर्बियम 68 Er, थूलियम 69 Tm, ईट्रियम 70 Yb, ल्यूटीशियम 71 Lu। इस प्रकार 14 तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी के छठवें आवर्त में
उनको लैंथेनाइड कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, 4f कक्षक में प्रवेश करता है। सभी 4f श्रेणी के कहलाते हैं और ऑक्सीकरण जो समान अवस्था होती है इनकी +3 होती है। ऑक्सीकरण जो समान अवस्था होती है इनकी कितनी होती है, +3। क्वेश्चन है S11 और S12 नाभिक स्नेही अपक्रियाओं को समझाइए। SN1, पहले हम जानें कि यसियन रिएक्शन होता क्या है। यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होता क्या है। वह अपक्रिया यसियन रिएक्शन किसे कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही, देखिए नाभिक स्नेही क्रियाधार पर, नाभिक स्नेही यहाँ क्या है, यह न्यूक्लियस माइनस उस पर आवेश है। नाभिक स्नेही क्रियाधार क्या है, सब्ट्रैक्ट पर हम क्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है उत्पाद। तो मतलब वह क्रिया जिसमें नाभिक स्नेही किससे सत्क्रिया करे, क्रियाधार पर क्रिया करके क्या बनाए, उत्पाद, तो इसे कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। जैसे हम यहाँ एल्कील हैलाइड ले रहे हैं, RX, एक पर प्लस है एक पर माइनस, और नाभिक स्नेही यहाँ ले रहे हैं OH-, तो क्रिया कर रहा है तो प्रोडक्ट बना रहा है ROH, एल्कोहल। एल्कील हैलाइड टाइप्स ऑफ यसियन रिएक्शन जो है या यसियन अपक्रिया जो है दो प्रकार की होती है। कौन कौन, SN1, SN2, यह दो प्रकार की होती है। SN1 रिएक्शन को देखेंगे कि SN1 नाभिक स्नेही अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए SN1 अपक्रिया जो होती है दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में, दो पदों में। जैसे यहाँ आप समझेंगे कि जैसे मैंने एक एल्कील हैलाइड लिया है RX, और यह धीमी गति से क्रिया हो रही है जिसमें R+X-। R+ को क्या कहेंगे, कार्ब धनायन कहेंगे। दूसरा पद क्या हो रहा है कि जो यही R+ मतलब कार्ब धनायन किससे क्रिया कर रहा है, नाभिक स्नेही से क्रिया कर रहा है, OH- से। OH- क्या है, नाभिक स्नेही। तो यह क्रिया तेज गति से फास्ट हो रही है, बन रहा है ROH। जो अपक्रिया की दर या वेग है, क्या है, अपक्रिया की दर या वेग RX के RS का मतलब जो होता है S1 रिएक्शन में अपक्रिया की दर या वेग जो होती है RX केवल एक ही अणु की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ देख रहे हैं पहले पद में एक ही अभिकारक है, एक ही अणु है, एल्कील हैलाइड, तो SC1, इसीलिए इसको S11 कहा गया है, क्योंकि जो अपक्रिया की दर होती है S1 रिएक्शन में वह एक ही अणु की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले पद में आप देख रहे हैं कि एल्कील हैलाइड एक ही है, एक ही अणु है, जबकि दूसरे पद में देख रहे हैं R+ कार्ब धनायन है और OH- है, नाभिक स्नेही है। तो जो SN1 रिएक्शन जो होता है वह उस अपक्रिया की दर या वेग केवल एक ही अणु की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अपक्रिया की दर या वेग समानुपाती होगा R-X, मतलब एल्कील हैलाइड के। अगर SN2 की बात करें तो वहाँ अपक्रिया की दर सांद्रता एक ही अणु पर निर्भर नहीं करेगी, वहाँ दो अणु पर, इसलिए उसका नाम पड़ता है SN2। अब इसका उदाहरण से हम समझेंगे कि एक उदाहरण हम ले रहे हैं 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। देख रहे हैं कि C से 3 CH3 जुड़ा है और Br है। तो 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड को नाभिक स्नेही क्या है, OH-,
से जब क्रिया करा रहे हैं तो ये कह रहा है कि इसमें से बी आर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और ओ एच क्या आ रहा है, जुड़ जा रहा है। जुड़ने से क्या बन रहा है, टर्सरी ब्यूटिल देख रहे हैं कि यहाँ पहले में CH3 OH जुड़ रहा है और Br बाहर निकल रहा है। यह क्रिया दो पदों में दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है दो पदों में हो रही। अब इसका पहला पद देखें कि CH3 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड को जब स्लो गति से, तो इसमें क्या होता है, Br इसमें जुड़ जा रहा है। Br C प्लस पॉजिटिव आवेश और Br पर क्या है, निगेटिव आवेश। इसको कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड धनायन के रूप में। इसी अपक्रिया को अग्र दिखाएंगे। अग्र मतलब आगे की तरफ। तो अग्र में क्या होता है, इसमें यह आगे की तरफ OH जुड़ जाता है। देख रहे हैं कि CH3 C से 3 CH3 जुड़ा है और OH नाभिक स्नेही से क्रिया करा रहे हैं। तो अग्र करा रहे हैं आगे की तरफ, इसको अग्र बोलेंगे। तो C के आगे OH जुड़ जा है, जिसको हम कहेंगे यल फार्म। और यदि OH पीछे जुड़ता है, दूसरे रिएक्शन में देख रहे हैं कि पश्च में OH पीछे जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डी फार्म। क्या बोलेंगे, डी फार्म। जब नाभिक स्नेही आगे जुड़ता है अभिकारक में, तो उसको बोलते हैं यल फार्म। जैसे देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि C के साथ 3 CH3 जुड़ा है, OH नाभिक स्नेही से क्रिया करा रहे हैं अग्र, तो आगे जुड़ रहा है OH, इसको हम बोलते हैं यल फार्म। अगर हम CH3 C से 3 CH3 जुड़ा है, OH माइनस नाभिक स्नेही से पश्च क्रिया करा रहे हैं, तो OH क्या हो रहा है, पीछे जुड़ रहा है, इसको बोलेंगे डी फार्म, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। इस प्रकार जो है हम SN1 रिएक्शन को जाने कि S1 रिएक्शन दो पदों में पूर्ण होती है और अपक्रिया की जो वेग होती है केवल एक ही अणु की सांद्रता के अनुमानुपाती होती है, इसलिए इसको SN1 रिएक्शन कहा जाता है। अगर अपक्रिया में जो नाभिक स्नेही है आगे जुड़ता है, तो उसको हम यल फार्म कहेंगे, और पीछे जुड़ता है नाभिक स्नेही, तो उसको हम डी फार्म कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे कि अगर आपसे पूछे कि किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, 3 डिग्री में एल्काइल हैलाइड की, कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की, कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की, कि मिथाइल हैलाइड की, तो इसमें SN1 रिएक्शन में हमेशा याद रखिए कि जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। उसके बाद आएगा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल एल्काइल। यह क्रम होता है SN रिएक्शन में। तो SN रिएक्शन में सबसे क्रियाशीलता किसकी होगी, CH3 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 प्लस, फिर उसके बाद CH3 CH3 CH की, फिर CH3 CH2 की, फिर CH3 प्लस की। तो SN1 रिएक्शन में अटैक अग्र तथा पश्च दोनों दिशा में होता है, ये भी याद रखिए। आगे भी होता है, अभी देखे थे, आगे जुड़ा था तो उसको हम यल फार्म बोले थे, और पीछे जुड़ा था तो डी फार्म होता। तो SN रिएक्शन अटैक अग्र तथा पश्च दोनों दिशा से होता है। यहाँ देख रहे हैं कि चार्ज जो है, जब चार्ज घटेगी तो स्थायित्व क्या होगा, सबसे अधिक होता है तथा अधिक क्रियाशील होते हैं।
तो जान लीजिए कि SN1 रिएक्शन में जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर मिथाइल हैलाइड की। अब हम जानते हैं कि SN1 में सबसे अधिक टर्सरी हैलाइड, टर्सरी का मतलब कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़ा है, टर्सरी हैलाइड क्रियाशील होगा। उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी हैलाइड, उसके बाद सबसे कम जो है मिथाइल CH3, देख रहे हैं लास्ट में CH3Cl, उसको मिथाइल हैलाइड बोलेंगे। और CH3CH2Cl को क्या बोलेंगे? प्राइमरी हैलाइड। और CH3CH3CHCl को सेकेंडरी हैलाइड। और CH3C के साथ 3 CH3 जुड़ा है उसको टर्सरी हैलाइड कहेंगे। तो SN1 रिएक्शन में टर्सरी हैलाइड जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद आपका मिथाइल हैलाइड। अब हम जानते हैं S1-2 रिएक्शन। देखिए S1-2 रिएक्शन जो होता है यह अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है। जब इसके पहले हमने पढ़ा था S1N रिएक्शन तो वह 2 पदों में पूर्ण होती है, लेकिन यह अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है। जैसे मान लीजिए हम एक एल्किल हैलाइड ले रहे हैं RX और उसको नाभिक स्नेही से क्रिया करा रहे हैं OH-। तो स्लो गति से OH क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं जुड़ रहा है, उस समय संक्रमण अवस्था है। जब फास्ट कर रहे हैं तो उस समय बन रहा है OH-RX। SN2 अभिक्रिया में अटैक हमेशा बैक साइड से होता है। देख रहे हैं OH किस में जुड़ रहा है, बैक साइड में। तो SN2 रिएक्शन में अटैक हमेशा बैक साइड में होता था, जबकि S1 रिएक्शन में अटैक कहाँ होता था, अग्र तथा पश्च दोनों दिशा में होता था। लेकिन SN2 में रिएक्शन हमेशा बैक साइड में होता है। SN2 अभिक्रिया 2 अणुओं, देख रहे हैं यहाँ 2 अणु है ना, अभिकारक के, एक RX है एल्किल हैलाइड है, एक नाभिक स्नेही OH- है। तो SN2 रिएक्शन 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसको SN2 लिखते हैं। जबकि वहाँ S1 रिएक्शन केवल एक अणु की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, इसलिए इसको SN1। यहाँ 2 है, RX 1 OH-2, इसलिए इसको SN2 कहते हैं। अब क्रिया की दर या वेग देखिए R-X और OH-X पर निर्भर करे, इसलिए इसको SN2 नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि एग्जाम्पल CH3Br प्लस OH-, OH कहाँ जुड़ रहा है, बैक साइड में। मेथिल ब्रोमाइड कहाँ जुड़ रहा है, बैक साइड में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यह क्रिया जो होती है बैक साइड में, मतलब फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड होती है। यदि यह विकारक डी फार्म में है, डी फार्म का मतलब समझे थे कि डी फार्म किसको कहते हैं, ये पीछे बताए थे। यदि यह विकारक डी फार्म में है तो एल फार्म से क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, और यदि अभिकारक एल फार्म में है तो वह डी फार्म में पलट जाएगा। डी फार्म से एल फार्म में या एल फार्म से डी फार्म में बदलने को हम वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं, वाल्डन इन्वर्सन। SN2 में अगर पूछ दिया कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, तो जस्ट SN1 का उल्टा। SN1 में सबसे अधिक जो है टर्सरी हैलाइड क्रियाशील होता था, यहाँ सबसे अधिक क्रियाशील होगा मिथाइल हैलाइड, जिसे CH3Cl, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर टर्सरी हैलाइड। जबकि SN1 में रिएक्शन में सबसे अधिक क्रियाशील होता था SN टर्सरी हैलाइड, लेकिन उसका जस्ट विपरीत होगा, SN2 में सबसे अधिक क्रियाशील होगा मिथाइल हैलाइड। जानेंगे कि गटरमैन अपक्रिया क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए, और हुंडीकरण अपक्रिया क्या होती है। 2 अपक्रिया पर हम टिप्पणी देखेंगे। देखिए गटरमैन अपक्रिया क्या होती है, जैसे एनिलीन पर हम HCl
की क्रिया करा रहे हैं Na2, तो बन रहा है डाइजोनियम लवण। C6H5N2Cl। अब इसको हम लेते हैं अभिकर्मक कॉपर HCl के साथ जब क्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन निकल रहा है। इसको अगर हम बेंजीन रिंग से समझें, नीचे दिखाए हैं कि C6H5N2Cl को हम लिख सकते हैं रिंग में N2Cl प्लस CuHCl, तो ये जुड़ रहा है C6H5Cl प्लस। तो चाहे आप C6H5 लिखिए, चाहे रिंग बना कर लिखिए, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। C6H5N2Cl को क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये क्रिया करा रहे हैं कॉपर और HCl की उपस्थिति में, तो बन रहा है क्लोरोबेंजीन। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं गटरमन रिएक्शन। दूसरा है, जैसे इसी को हम देखें, CuHBr से कराएंगे तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार हम देख रहे हैं फिर अगर इसको हम केसियन से कराते हैं पोटेशियम साइनाइड से तो बनेगा साइनोबेंजीन। क्या बनेगा? साइनोबेंजीन। देख रहे हैं इस अभिक्रिया में डाइजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण तथा संगत अम्ल के साथ गर्म करने पर संगत फेनिल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या होता है? डाइजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण तथा संगत अम्ल के साथ गर्म करने पर संगत फेनिल हैलाइड प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन। तो गटरमैन रिएक्शन हम जाने कि गटरमैन रिएक्शन क्या होता है कि जब किसी डाइजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण तथा संगत अम्ल के साथ गर्म करने पर संगत फेनिल हैलाइड प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं गटरमैन अभिक्रिया। जैसे डाइजोनियम लवण को हमने कॉपर चूर्ण और केसियन के साथ क्रिया कराया तो साइनोबेंजीन, फिर इसके बाद हमने HBr से क्रिया करा तो ब्रोमोबेंजीन, हमने क्रिया कराया HCl से तो क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार यह गटरमैन अभिक्रिया है। हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है कि जब कोई कार्बोक्जिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ, किसका होना चाहिए? कार्बोक्जिलिक अम्लों के, CH3COOH जैसे कार्बोक्जिलिक अम्ल है, ये सिल्वर लवण, सिल्वर का मतलब Ag, लवण के साथ, जैसे देख रहे हैं सिल्वर बेंजोएट है, के साथ हैलोजन, क्लोरीन, हैलोजन में क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ब्रोमीन से साथ यहाँ क्रिया करा रहे हैं उपस्थिति में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हैलोजन प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ देखिए बन रहा है बेंजीन ब्रोमाइड प्लस CO2 प्लस Ag बार निकल रहा है, तो हैलोजन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ सिल्वर बेंजोएट के साथ ब्रोमीन की क्रिया करा रही है CCl4 उपस्थिति में, तो बन रहा है ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, तो हैलोजन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। इसको अगर हम रिंग से न दिखाकर ऐसे दिखाएं तो C2H5 COOG, अगर इसको हम लेते हैं C2H5 दूसरे तरह से C2H5 COOG प्लस BRT CCl4 तो C2H5 COOBr बनेगा प्लस AgBr। अगर इसको हम ऐसे समझें, C2H5 को हमने यहाँ तोड़ दिया है CH3 CH2 COO Ag प्लस Br को हमने तोड़ दिया है Br Br,
अब इसमें देख रहे हैं कि AgBr बाहर निकल जाएगा, बचेगा CH3 CH2 COOOBr। ठीक, इस प्रकार ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बोक्जिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ हैलोजन की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हैलोजन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। का घ देखेंगे कि एंजाइम क्या होता है, इस पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, एंजाइम वास्तव में 1878 ईस्वी में विल्हेम कुहेन द्वारा एंजाइम नाम गढ़ा गया, लेकिन इसकी खोज की जो बात होती है 1833 में फ्रांस के रसायन शास्त्री एंसेल्मे पायन ने की थी। जो इसकी खोज किया था फ्रांस के रसायन शास्त्री एंसेल्मे पायन ने की थी, लेकिन इसका जो नामकरण रखा था 1878 ईस्वी में विल्हेम कुहेन द्वारा एंजाइम नाम गढ़ा गया। एंजाइम होता क्या है और यह कहाँ पाया जाता है, इसका क्या कार्य है। एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक होता है, इसको हम जानेंगे। देखिए, एंजाइम 1878 ईस्वी में विल्हेम कुहेन द्वारा एंजाइम नाम दिया गया, लेकिन खोज जो होती है 1833 में फ्रांस के रसायन शास्त्री एंसेल्मे पायन ने की थी। एंजाइम जो होता है एक जैविक उत्प्रेरक है। क्या है? एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक जीवित कोशिका के विभिन्न जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को अत्यधिक विशिष्ट एवं सटीक तरीके से सक्रिय रहते हैं। एंजाइम जो अनिवार्य रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं अनिवार्य रूप से, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी प्रोटीन क्या होंगे? एंजाइम नहीं होते हैं। ईस्ट में पहली बार पूछ दिया कि एंजाइम की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे कि एंजाइम की खोज तो 1833 में फ्रांस के रसायन शास्त्री एंसेल्मे पायन ने की थी। अब पूछेगा नाम किसने रखा, तो आप कहेंगे विल्हेम कुहेन द्वारा 1878 में। अगर यह पूछ दिया कि एंजाइम पहली बार किसमें पाई गई, तो ईस्ट में। किसमें पाई गई? ईस्ट में। और कोएंजाइम एक होता है। कोएंजाइम की खोज किसने किया था? फ्रिट्ज लिपमैन ने की थी। कोएंजाइम क्या होता है? छोटे कार्बनिक अणु होते हैं जो एंजाइम से ढीले या कसकर बंधे होते हैं। यदि पूछ दिया कि सबसे पहले जाइमेज कौन सा एंजाइम खोजा गया था, तो जाइमेज। सबसे पहले कौन सा एंजाइम खोजा गया था? जाइमेज एंजाइम खोजा गया था। अब पूछ दिया कि क्रिस्टलीय रूप से विलगित पहला एंजाइम कौन था, तो यूरिया। अब पूछा जाएगा कि डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो लिगेज। कौन सा एंजाइम डीएनए से आरएन बना सकता है? आरएन पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम प्रोटीन मूल का नहीं है? राइबोजाइम। एंजाइम का गैर प्रोटीन भाग होता है कृत्रिम समूह कोएंजाइम सहकारक। प्रोटीन भाग के रूप में माना जाता है एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रकार कौन कौन हैं? लिपेसिस, एमिलेज, माल्टोज। जैसे लिपेसिस क्या होता है? आंतों में वसा को पचाने में मदद करता है। एमिलेज क्या करता है? मुंह की लार में पाया जाता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। माल्टोज क्या करता है? यह मुंह में पाया जाता है, चीनी को ग्लूकोज में बदलता है। ट्राइप्सिन क्या होता है? छोटी आंत में पाया जाता है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का कार्य करता है। लैक्टोज छोटी आंत में पाया जाता है या दूध में मौजूद लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और गलैक्टोज में बदलता है। अगला प्रश्न पत्र 5वें का क देखेंगे कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि लिखिए तथा सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ एथिल ब्रोमाइड होना चाहिए। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि लिखिए। देखिए, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड जो बनाने की विधि लिखिए तथा सचित्र वर्णन कीजिए। अब एथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है C2H5Br। अगर इसका हम अणु भार निकालें तो कार्बन का एक अणु भार होता है 12 और 2 है तो 12 दूना 24। हाइड्रोजन का होता है 1। ये 5 हाइड्रोजन है तो 5 एकम 5
और ब्रोमीन का होता है 80। इस प्रकार मिलकर हो गया 109। अगर इसका आईपीएससी नेम हम बनाएं तो ब्रोमो एथेन। अगर इसका संरचना सूत्र अगर हम बनाएं तो C2H5, एक C से 3H और एक C से 2H और Br। इस प्रकार इसका संरचना सूत्र हो गया। अब इसका हम प्रयोगशाला विधि जानेंगे कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाई जाती है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr को एथिल एल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब इसका रिएक्शन देखेंगे। समीकरण KBr प्लस H2SO4 KHSO4 प्लस HBr, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर जो HBr बना है उसको लेंगे, फिर C2H5OH एल्कोहल, ये बनेगा C2H5Br प्लस H2O निकल जाएगा। अगर हम पूरे रिएक्शन को मिला दें एक में तो C2H5OH प्लस KBr प्लस H2SO4 C2H5Br प्लस KHSO4 प्लस H2O। इस प्रकार हम एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि हम का समीकरण देखें। बीकर में देख रहे हैं कि बीकर में हम एथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर गर्म कर रहे हैं और गर्म करने पर यहाँ C2H5Br प्राप्त होता है। यह प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की सचित्र जो उसका चित्र है ये आपको देख रहे हैं। एक फ्लास्क में उसको हम तीनों को लेकर गर्म कर रहे हैं और लेने के बाद उसको नीचे यहाँ फ्लास्क में C2H5Br प्राप्त हो रही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वें का ख देखेंगे। 5वें का ख है कि सर्पेक प्रक्रम तथा विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने का वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब इसको हम देखते हैं। सर्पेक प्रक्रम तथा विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। सर्पेक प्रक्रम द्वारा एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए पहले हमने बॉक्साइट लिया, Al2O3 ट्वाइस H2O प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बना Al2Aln प्लस 3CO प्लस 2H2 एल्युमिनियम नाइट्राइड। फिर SiO2 प्लस 2C Si प्लस 2CO एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस 3H2O एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किए तो Al2O3 प्लस 3H2O एल्युमिना, और एल्युमिना को कार्बन के साथ जब गर्म किए तो 2Al प्लस 3CO बना। इस प्रकार हम सर्पेक प्रक्रम द्वारा एल्युमिनियम प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण यहाँ पर देखें। अब हम विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करेंगे। कैसे हम प्राप्त करेंगे विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम? देखिए, एल्युमिना से 2Al2O3 का जब विद्युत अपघटन हम करेंगे तो 4Al प्लस 3O2, इस प्रकार हम एल्युमिनियम प्राप्त करेंगे। कैथोड पर Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम और एनोड पर O2 O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हम विद्युत अपघटनी विधि द्वारा एल्युमिनियम प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरिक पारा अधिक मृदु और निम्न गलनांक वाले क्यों होते हैं? Zn, Cd और Hg अधिक मृदु माने मुलायम और निम्न गलनांक क्यों होते हैं? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी अधिक कोमल और कम गलनांक वाले क्यों होते हैं? अगर हम जिंक का एटॉमिक नंबर देखें 30 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, अर्थात d कक्षक पूरा तरह भरा हुआ है। इसी तरह कैडमियम का देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसी तरह 4d10, इसका भी जो d कक्षक है पूरी तरह भरा हुआ है। और मरकरी Hg, इसका भी d इलेक्ट्रॉन पूरा तरह भरा है। तो Zn, Hg, Cd के d ब्लॉक पूर्ण है, अर्थात इन सबके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 NH2 है।
इन जोड़ों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं सभी में, और युग्मित इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरे हुए हैं। सामान्य अवस्था में Zn Cd ठोस के रूप में होते हैं, जबकि मरकरी द्रव अवस्था में होता है। इन सब धातुओं में धात्विक आबंध बहुत दुर्बल होता है, क्योंकि इनके बनने में बाहरी कोश के S इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, D के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, क्योंकि D के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरे हुए हैं। कैडमियम तथा मरकरी का गलनांक 419 डिग्री सेंटीग्रेड, 321 डिग्री तथा -38.8 डिग्री होता है। क्योंकि इनके S ऑर्बिटल वाले ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसलिए कोमल तथा निम्न गलनांक वाले होते हैं। इन्हें डी ब्लॉक के तत्व नहीं कहते, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा होता है। इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्षीण वान डेर बल कार्य करता है, इसलिए ये सब मुलायम और निम्न गलनांक वाले होते हैं। घ ईंधन सेल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उपयोग लिखिए। सेल किसे कहते हैं, उदाहरण 2। ऐसी युक्ति जो ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। देखिए, ईंधन सेल क्या होता है कि ऐसी युक्ति जो ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ईंधन सेल की विशेषता क्या है? ईंधन सेल उच्च तापमान प्रोटॉन विनिमय झिल्ली प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है। ईंधन सेल की दक्षता 70% से अधिक होती है। ईंधन सेल मूलभूत हाइड्रोजन ईंधन होता है। ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उदाहरण है इसका मेथनॉल सेल और H2O2। 8वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए। ये आप देख रहे हैं कि एथिल अल्कोहल और CaOCl2 प्लस जल, एक जल उष्मक उसमें द्वारा गर्म कर रहे हैं बीकर में लेकर, और नीचे से इसमें ठंडा जल प्रवाहित कर रहे हैं, गर्म जल ऊपर से निकल रहा है, और लास्ट में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ये प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के निर्माण का जो चित्र है, इसको हम देख रहे हैं कि एक बीकर में एथिल अल्कोहल लिए हैं, CaOCl2 प्लस जल, और उसको जल उष्मक द्वारा गर्म कर रहे हैं, और इसके बाद उसमें ठंडा जल प्रवाहित कर रहे हैं, ऊपर से गर्म जल निकल रहा है, और नीचे आप क्लोरोफॉर्म प्राप्त करते हैं। इसका समीकरण देखते हैं, CaOCl2 प्लस H2O, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, फिर Cl2 प्लस H2O, 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन, और C2H5OH प्लस नवजात ऑक्सीजन, CH3CHO प्लस H2O, जिसे एस्टल्डिहाइड कहते हैं। एस्टल्डिहाइड को पुनः क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे, CH3CHO प्लस 3Cl2, CCl3CHO क्लोरल प्लस 3HCl, 2 टाइम लेंगे क्लोरल, 2Cl3CHO प्लस CaOH ट्वाइस, 2CHCl3 प्लस HCOO Ca कैल्शियम फार्मेट और क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म हम प्राप्त करेंगे। अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, क्यों? अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है। अल्कोहल का जो अणुभार बढ़ने पर जल की विलेयता घटने के निम्न कारण है। पहला, हाइड्रोजन बंधन। दूसरा, R समूह का आकार बड़ा होने के कारण विलेयता घटती है, क्योंकि यह जल प्रतिकर्षी समूह है। एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं तथा जल में अविलेय है। एल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, उच्च अणुभार के एल्कोहलों में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी होती जाती है, इसलिए विलेयता घटती जाती है। जो अणुभार बढ़ने पर जब विलेयता इनकी घटती है, इसलिए घटती है क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होता है तथा जल में अविलेय है, और एल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल का जो OH समूह है अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, उच्च अणुभार के एल्कोहलों में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी होती जाती है, इसलिए विलेयता घट जाती है। यही कारण है कि एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता क्या होती है? घटती है। और फिनाल में अंतर स्पष्ट कीजिए।
कि एल्कोहल C2H5OH और फिनाल C6H5OH में क्या अंतर है। ये एल्कोहल जो होता है इसकी संरचना C2H5OH और फिनाल की संरचना है बेंजीन रिंग के ऊपर OH लिखें चाहे C6H5OH। एल्कोहल जो होता है एलिफैटिक यौगिक होता है जबकि फिनॉल एरोमेटिक यौगिक होता है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते। फिनाल की तुलना में यह कम अम्लीय होता है एथिल एल्कोहल, जबकि फिनाल यह अम्लीय होता है। क्षार से क्रिया करके देख रहे हैं सोडियम यहाँ OH NaOH क्षार से क्रिया करा रहा है। एल्कोहल जो NaOH के साथ क्रिया नहीं करता जबकि फिनाल OH के NaOH के साथ क्रिया करता है। फिनाल में जो होता है एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। देख रहे हैं कि फिनाल CO2 NaOH की उपस्थिति में जब करते हैं तो ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया लिखिए। देखिए वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है। जब एल्किल हैलाइड जैसे एल्किल हैलाइड में CH3Br मेथिल ब्रोमाइड की सोडियम धातु तथा फेनिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो टॉल्यून C6H5CH3 बनता है। इसी को हम वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH3Br मेथिल ब्रोमाइड या उसको ब्रोमोमेथेन भी कहेंगे प्लस 2Na प्लस C6H5Br फेनिल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन शुष्क ईथर तीर के ऊपर बन रहा है C6H5CH3 प्लस 2NaBr अर्थात टाइलून या टालविन बनता है। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्वेश्चन है क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण एथिल एल्कोहल को आयोडीन तथा NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं। देखिए एथिल एल्कोहल को आयोडीन तथा NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस NaOH तीर के ऊपर गर्म ये चिन्ह है CH3 आइडोफार्म प्लस HCOONA और प्लस 5HI। HCOONA को कहते हैं सोडियम फार्मेट और HI को हाइड्रोजन आयोडाइड अर्थात सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर को PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिए डाई एथिल ईथर से PCl5 की जब क्रिया कराएंगे, डाई एथिल ईथर को PCl5 से जब क्रिया कराते हैं तो C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर प्लस PCl5 हो जाए 2C2H5Cl प्लस POCl3 अर्थात एथिल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त होता है। फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है। फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन जब मिलाया जाता है तो बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। जैसे HCOOH फार्मिक अम्ल प्लस फेलिंग विलयन CuO बन जाएगा Cu2O प्लस H2O प्लस CO2। Cu2O को कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड जिसका लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। 6 का द कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के विलयन को गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखिए कैल्शियम एसीटेट सूत्र है CaOCH3 यहाँ COOCH3 कैल्शियम से 2 टाइम जुड़ा है और प्लस CaCOOH देख रहे हैं 2 बार कैल्शियम फार्मेट है और कैल्शियम एसीटेट है। जब इसको हम गर्म कर रहे हैं तो बन रहा है 2CaOCH3 प्लस 2CH3CHO एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार जब हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के विलयन को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और एस्टल्डिहाइड। की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। गन्ने की शक्कर के घोल को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, SO2 और H2O में टूट जाता है। देखिए गन्ने की शक्कर C12H22O11 प्लस 24H2SO4 डाइल्यूट है, लिखा है डाइल्यूट मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है सांद्र सल्फ्यूरिक, लेकिन यहाँ हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है 12CO2 प्लस
24SO2 + 35H2O। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है एस्टिक अम्ल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। एस्टिक अम्ल से एथिल अमीन प्राप्त करने के लिए पहले एस्टिक अम्ल को CH3COOH को NH3 अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो बनेगा अमोनियम एसीटेट। पुनः अमोनियम एसीटेट को आसवन करेंगे, इसमें से H2O निकल जाएगा, बनेगा एस्टामाइड। फिर एस्टामाइड को P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, इसमें जल निकल जाएगा तो बचेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N मेथिल साइनाइड। और फिर मेथिल साइनाइड को सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3CH2NH2 एथिल एमीन। इस प्रकार हम एस्टिक अम्ल से एथिल एमीन प्राप्त कर लेंगे। एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल CH3OH से C2H5OH, तो मेथिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड, फिर POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, पुनः CH3Cl + 2Na + ClCH3, 2 बार लेंगे 2 टाइम CH3Cl, बनेगा C2H6 + 2NaCl। फिर C2H6 को सूर्य के प्रकाश में क्रिया कराएंगे तो बनेगा C2H5Cl + HCl। फिर C2H5Cl को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो C2H5OH + KCl। अमोनियम एसीटेट से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। अमोनियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONH4 C2H5NH2। ये दुर्बल अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो एस्टामाइड में टूटेगा CH3CONH2 + H2O। पुनः एस्टामाइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा एथिल एमीन C2H5NH2 + H2O। बेंजीक से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने के लिए पहले C2H6 को CH3Cl एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो बनेगा टाइलून + HCl निकल जाएगा। फिर टाइलून को हम एल्कली पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा MnO2 मीन्स निकल जाएगा, OHCH3 OH ग्रुप वहाँ बैठेगा और 2MnO2 + 2 KOH निकल जाएगा। पुनः C2H6 को CH3Cl एनहाइड्राइस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा C6H5CH3 + HCl। और पुनः C6H5CH3 को एल्कली पोटेशियम पर मैग्नेट C2H5COOH + 2MnO2 और +2 KOH बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये DDT कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और DDT C14H9Cl5। कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और DDT डाईक्लोरोडाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। बेंजीन देखिए रिंग बनाए हैं, बेंजीन का सूत्र है, या तो रिंग बनाएं C6H6, उसको क्लोरीन और फेरस की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो बनेगा C2H5Cl + HCl, चाहे वैसे रिंग से दिखाए चाहे नीचे दिखाए हैं। फिर उस C6H5Cl को Cl3CHO क्लोरल से साथ क्रिया कराएंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो बनेगा C6H4Cl ट्वाइस Cl2। अब इसको 2 बार लेंगे, CCl3CHO को 2 बार क्रिया कराएंगे HC6H4Cl फिर HC6H4Cl। अब इसके बाद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, H2 निकलेगा तो बनेगा CCl3CH6H4Cl, उसके साथ 2 C6H4Cl होंगे, इसी को बोलते हैं, पूरे को मिलाएंगे तो C14H9Cl5 अर्थात DDT प्राप्त होगा। 7वें का क डाउ प्रक्रम क्या है, संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रक्रम क्या होता है, जब बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन से क्रिया CuCl की उपस्थिति में 523 डिग्री केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो यह बनता है 2 टाइम क्लोरोबेंजीन + 2 H2O। क्लोरोबेंजीन को फिर H2O से क्रिया कराते हैं SiO2 की उपस्थिति में तो बनता है फिनॉल + HCl, जिसे कहते हैं रासिंग प्रक्रम।
और अगर इसको क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ क्रिया कराते हैं CuCl2 की उपस्थिति में 623 डिग्री केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर, तो बनता है फिनाल प्लस NaCl। इस प्रक्रिया को कहते हैं डाउ प्रक्रम। अर्थात डाउ प्रक्रम क्या होता है कि जब बेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया का CuCl2 की उपस्थिति में 623 डिग्री केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो फिनाल बनता है। इस क्रिया को डाउ प्रक्रम कहते हैं। अगर H2O से क्रिया कराएंगे तो भी फिनाल बनेगा या राशिंग प्रक्रम होता है, लेकिन अगर NaOH के साथ क्रिया करा रहे हैं तो उसको हम डाउ प्रक्रम कहते हैं। एस्प्रिन क्या है, इसे निर्माण से संबंधित एक रासायनिक विधि का समीकरण दीजिए। क्या है, इसे निर्माण से संबंधित एक रासायनिक समीकरण पूछ रहा है। तो एस्प्रिन एक औषधि है जिसका उपयोग दर्द के लिए किया जाता है। किसमें? दर्द के लिए, बदन दर्द, सर दर्द। अब ये सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिक एस्टिक एनहाइड्राइड जब क्रिया करता है तो एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल बनता है जिसे एस्प्रिन भी कहते हैं और एस्टिक अम्ल निकल जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बुखार में, दर्द में इसका उपयोग करते हैं। लिखना है बेंजोइलीकरण में। बेंजोइलीकरण में टिप्पणी क्या लिखना है देखते हैं। NaOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में फिनाल C6H5OH बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl से अपक्रिया करके फेनिल बेंजोएट एस्टर का निर्माण करता है, तो इसे फिनाल का बेंजोइलीकरण कहते हैं। और इस अपक्रिया को साटन बाउमन अपक्रिया कहते हैं। जैसे फिनाल है, ये हैं C6H5OH प्लस Cl C6H5COCl जिसे बेंजोइल क्लोराइड करते हैं। NaOH की उपस्थिति में जलीय विलयन बनता है C6H5COOC2C6H5 जिसे कहते हैं फेनिल बेंजोएट एस्टर प्लस NaCl प्लस H2O। तो इस अपक्रिया को कहते हैं बेंजोइलीकरण। पूछ रहा है हैलोजनीकरण और एल्डोल संघनन। जो अपक्रिया होती है बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया, कक्षा 10 में भी आप पढ़ चुके होंगे कि जब एल्केन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से कराते हैं तो हैलोजन परमाणु बारी बारी से निकल जाता है और हाइड्रोजन को हटा देता है बारी बारी से। इस प्रक्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम मेथेन लें, मेथेन CH4 को क्लोरीन के साथ क्रिया कराएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसके स्थान पर क्लोरीन आ जाएगी। जैसे CH4 में C निकल गया एक हाइड्रोजन तो बचा CH3, फिर Cl आ गया तो CH3Cl प्लस HCl, पुनः CH3Cl में क्लोरीन के साथ क्रिया कराए सूर्य के प्रकाश में 3 हाइड्रोजन है तो CH2 और एक Cl आ जाएगा तो CH2Cl2 प्लस HCl, पुनः CH2Cl2 को Cl2 के साथ क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो CH2Cl2 है तो वहाँ CH हो जाएगा, Cl बढ़ जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। अर्थात हाइड्रोजन घट रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है। फिर CHCl3 को क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश में तो CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं हैलोजनीकरण। कि जब एल्केन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से कराते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से निकल जाता है और वहाँ क्लोरीन जुड़ जाता है। ऐसी क्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। एल्डोल संघनन, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है एल्डोल संघनन देता है। अब अल्फा हाइड्रोजन को समझेंगे। यहाँ देख रहे हैं C के पहले H3 है, एक CHO है, तो CHO जो है एल्डिहाइड ग्रुप है और C के बगल में H3 है, तो C यहाँ अल्फा कार्बन है और H क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर हम 2 टाइम लेते हैं CH3CHO को, यहाँ देख रहे हैं CH3 को हम तोड़ दिए हैं CH2 और H में, और CHO को यहाँ दिखाए हैं और क्षार से क्रिया करा रहे हैं, क्षार से एल्डिहाइड को क्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है CH3COOH प्लस, यहाँ देख रहे हैं जुड़ जा रहा है एक H CH3 के साथ जुड़ रहा है COOH CH2CHO, तो इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। क्या बोलते हैं? एल्डोल संघनन। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है वे क्षार NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल यौगिक बनाते हैं। इन अपक्रिया को एल्डोल अपक्रिया कहते हैं।
जैसे यहाँ देख रहे हैं 2 टाइम CH3CHO ले रहे हैं, एस्टल्डिहाइड को ले रहे हैं, और एक बार CH3CHO को दोबारा ले रहे हैं, उसको हमने तोड़ कर रखा है, HCH2CHO लिखा है, वो भी एस्टल्डिहाइड ही हैं, और क्षार की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो CH3CHOH CH2CHO। अगर उसको हम ध्यान से नीचे वाली क्रिया पर ध्यान दें, उसको CH3CHO प्लस CH3COH NaOH CH3CHOH CH2CHO। तो इस प्रकार इस क्रिया को एल्डोल्ड संघनन कहते हैं। 7वें का ख, जेनान डाईफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड और जेनान हेक्साफ्लोराइड के निर्माण की विधियां लिखिए। देख रहे हैं जेनान डाईफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड के निर्माण की विधियां। जेनान पहले गैस लेंगे, F2 गैस के साथ क्रिया कराएंगे, ताप 673 डिग्री केल्विन, दाब 1 एटमॉस्फेयर, बनेगा XeF2 जो ठोस अवस्था में रहेगा। पुनः जेनान गैस लेंगे, 2 टाइम F2 गैस, 873 डिग्री केल्विन तथा 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा, बनेगा XeF4 ठोस अवस्था में। पुनः जेनान गैस लेंगे प्लस 3F2, 573 डिग्री केल्विन, 60 से 70 एटमॉस्फेयर, बनेगा XeF6। इस प्रकार हम तीनों के बनाने की विधियां ध्यान लिखती है। ख का दूसरा है, जेनान टेट्राफ्लोराइड और जेनान डाईफ्लोराइड के जल अपघटन से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। जेनान डाईफ्लोराइड के जल अपघटन से क्या देता है, तो जेनान डाईफ्लोराइड को जल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो जेनान प्लस 4HF प्लस O2 दे रहा है, यहाँ जेनान देता है। इसी तरह जेनान हेक्साफ्लोराइड को पानी के साथ क्रिया कराते हैं, जेनान ट्राई ऑक्साइड देता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड देगा। इसी तरह 6XeF4 जेनान टेट्राफ्लोराइड 6 टाइम प्लस 12H2 तो जेनान देगा, जेनान XeO3 प्लस 24HF 3O2 देगा। इस प्रकार तीनों अपक्रिया क्लोरीन के विरंजक गुण का वर्णन कीजिए। क्लोरीन के विरंजक गुण क्या है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। क्लोरीन नमी या जलीय विलयन की उपस्थिति में क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन देता है। यह नवजात ऑक्सीजन वनस्पतियों तथा कार्बनिक पदार्थों का रंगीन पदार्थ का ऑक्सीकरण करके उन्हें रंगहीन पदार्थ में बदल देता है, जैसे Cl2 प्लस H2O 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। यह रंगहीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन रंगहीन कर देता है। नवजात ऑक्सीजन जो होता है रंगीन पदार्थ को क्या करता है, रंगहीन। सेकेराइड क्या है, इसको कैसे वर्गीकृत करते हैं। सेकेराइड क्या है, इसको कैसे वर्गीकृत करते हैं, तो पहले हम जानें कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट को भौतिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटेंगे, शर्करा और अशर्करा, और जल अपघटन के आधार पर उसको मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है उन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं। इन्हें सरल शर्करा भी कहते हैं, जैसे इन्हें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, नैनोज, राइबोज में विभाजित करते हैं। इस प्रकार हम मोनोसेकेराइड भी जान गए कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, जिनका जल अपघटन नहीं होता है उन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं। इन्हें सरल शर्करा भी कहते हैं। इन्हें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, नैनोज, राइबोज में विभाजित करते हैं।